नमस्कार मित्रों, आज हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री 2020 का यूपी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पेपर आए वो सब सॉल्व करेंगे हम लोग। 7 सेट है। सबसे पहला सेट देखेंगे। कौन सेट देखेंगे? सेट 347 एग्जैक्ट। इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। आपको जहाँ दिक्कत होगी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा या फिर वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पेपर सॉल्विंग को। तो आपके हाथ में पेपर आ चुका है, आपके सामने पेपर आ चुका है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले निर्देश पढ़ेंगे क्या कि सब करना अनिवार्य है, जो जैसा है वैसा करना पड़ेगा। उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी करना पड़ेगा। 15 मिनट पेपर पढ़िए, जो कि कोई पढ़ता नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। स्टार्ट होती है हमारी बहुविकल्पीय से। बहुविकल्पी में जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि पहले का प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। यानी केमिकल काइनेटिक्स का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के का हमें यूनिट बताना है। तो अगर आपको पता हो, जो हम लोग यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट याद करे रहिए या फिर जो दूसरा तरीका है वो कि मोल की पावर n-1, लीटर की पावर 1-n और टाइम -1। अब जो ऑर्डर बोलेगा n का मान वही रख देंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n=1 रख देंगे। n=1 में मोल की पावर 1-1, लीटर की पावर 1-1, टाइम इनवर्स हो गया 1-1 0 किसी की पावर 0 होती तो क्या होता है? 1 होता है, यानी ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अगर दोनों 1 हो गए तो केवल टाइम इनवर्स बचा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी? टाइम इनवर्स। यानी कि टाइम इनवर्स में सेकंड रख सकते हैं, मिनट इनवर्स रख सकते हैं, सेकंड इनवर्स, आवर इनवर्स। तो क्या ऑप्शन आपका दूसरा वाला सेकंड इनवर्स सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम, यानी कौन सबसे पहले हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा, अपना कंपाउंड बना लेगा। तो एक छोटी सी बात होती है कि जो सेम साइज का आयन सेम साइज के साथ कंपाउंड बनाना चाहेगा, सेम साइज के साथ कंपाउंड बनाता है। यानी अगर छोटा आयन हुआ तो छोटे के साथ, बड़ा आयन हुआ तो बड़े के साथ। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन छोटा आयन है, हाइड्रोजन वो भी छोटा आयन है, इसका 1 होता है, इसका 7, दोनों लगभग छोटे हैं। जबकि जो हमारा सबसे आखिरी का होता है नाइट्रोजन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, बिस्मित तो बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन से भी बहुत बड़ा है। तो कहाँ पे अच्छा बॉन्डिंग होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में आराम से अच्छे से बॉन्डिंग बनाना चाहेंगे, क्योंकि दोनों सेम बिरादरी के, जान ही रहे सेम बिरादरी में शादी होती है। तो दोनों आपस में शादी करना चाहेंगे, मतलब लालसा होगी जल्दी कर ले। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? नाइट्रोजन की। फिर साइज के साथ घटती जाएगी, नाइट्रोजन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो ये होगा आपका सही ऑर्डर, जो कि पहला है वो सही होगा। अगला देखते हैं, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है। फिनॉल हमारा कैसा होता है? ये होता है फिनॉल। इसको गर्म करना है नाइट्रिक अम्ल के साथ। 2 केस होता है, एक बार गर्म नाइट्रिक अम्ल लेते हैं, एक बार ठंडा लेते हैं। तो ठंडे में क्या होता है? यहाँ पे NO2 लगता है या फिर यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे NO2 लगता है। लेकिन जब गर्म लेते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं हमारा HNO3 क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड। और उस केस में बन जाता है 3 नाइट्रो ग्रुप, 3 NO2 ग्रुप आके इसमें जुड़ जाते हैं कुछ इस प्रकार से। और जो भी आपका कंपाउंड बनता है इसको 1 मानेंगे। 2 3 4 5 6 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका एक और कॉमन नेम क्या होता है? पिक्रिक एसिड। तो क्या बन गया आपका? पिक्रिक एसिड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है दूसरा वही सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोजमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, यानी रोजमुंड का प्रोडक्ट क्या होता है? रोजमुंड का प्रोडक्ट तो आपको पता है, नहीं पता जान जाइए, एल्डिहाइड बनता है रोजमुंड में। तो एल्डिहाइड आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद अगला है पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन हमारा एंटीबायोटिक होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी दुकान जाते हो तो मालूम होगा, एंटीबायोटिक होता है, यानी कि जीवाणु रोधी होता है हमारा पेनिसिलिन। उसके बाद अगला है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। तो सबको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब -1 वाले हैं, तो -1 हो जाएगा सही आंसर। तो ये आपका ऑप्शनल हो गया। उसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ करके। तो आपको दे रखी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करनी। आपको टेम्परेचर दे रखा है, टाइम दे रखा है 60 मिनट के बाद, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है। अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए
318 डिग्री पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता हम लोग A से दिखाते हैं। ये फॉर्मूले का यूज होगा। प्रारंभिक सांद्रता हम लोग A से दिखाएंगे। A क्या है हमारा 1.20 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स, और उसके बाद दिया है कि 60 मिनट बाद, यानी कि अंतिम, यानी कितनी बची, यानी कि A माइनस एक्स। A माइनस का क्या होता है, कितना बचा, x होता है कितना बना, टोटल में से x निकाल दिया, यानी उतना बचेगा। तो यानी A माइनस एक्स हमें दे रखा है 0.60 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। आपको ये दे रखा है। अब पूछ रहा है आपसे कि 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्या होगा, नहीं उस सेम टेम्परेचर पे 60 मिनट के बाद। तो t का मान हमारा समय क्या है 60 मिनट। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक प्रथम ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, k = 2.303/t log 10 log a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10। तो क्या करेंगे, सिंपल ही रख देते हैं। क्या होगा, k = 2.303 डिवाइडेड बाई t। t की जगह 60 मिनट है तो 60 रख देंगे। a की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻²। इसकी वैल्यू है a माइनस एक्स की 0.6 इंटू 10⁻²। क्या होगा, इससे ये गया, इससे ये 2 बार में कट जाएगा। यहाँ लॉग था आपका, लॉग बेस 10। तो क्या बच जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 60 इंटू लॉग 2 बेस 10। इसकी वैल्यू होती है 0.3010। तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे 0.3010। इसके बाद आपकी केवल कैलकुलेशन बच जाएगी, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका आंसर आ जाएगा 0.0115 मिनट इनवर्स आ जाएगा। आपने मिनट लेके चला है, मिनट आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का जो यूनिट होता है वो टाइम इनवर्स होता है। मिनट लेके चले मिनट इनवर्स हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा पहले का आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत बताइए। विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। सबसे पहले हमें विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है वो जानना चाहिए। क्या होता है, अगर हम लोग हैबर प्रोसेस की बात करें, N2 या दूसरा हैबर प्रोसेस की बात करें तो N2 गैस रहता है, 3H2 लेके चलते ये भी गैस रहता है, फेरस और मोलिब्डेनम ये दोनों सॉलिड रहते हैं। इसके बाद हमें क्या मिल जाता है 2NH3। ये हमारा हो गया हैबर प्रोसेस। इसमें ये गैस है, रिएक्टेंट आपका गैस है, और जो आपका कैटलिस्ट है, जो उत्प्रेरक है वो सॉलिड है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जहाँ पे उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो उसको विषमांगी उत्प्रेरण बोलते हैं, या इस उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक बोलेंगे। अब कह रहे हैं कि इसके अधिशोषण का सिद्धांत। तो अधिशोषण मतलब क्या होता है, सरफेस पे आके चिपक जाना। तो अधिशोषण का सिद्धांत सिंपल सा है कि कोई अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, इसको हम लोग कुछ मान लेंगे। ये सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले अगर इसको हम लोग मान ले कैटलिस्ट या हमारे रिएक्टेंट, तो सर्वप्रथम जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, वो इस कैटलिस्ट, वो इस उत्प्रेरक पे आके चिपक जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित हो जाएंगे, उसके पश्चात ये आपस में उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनकी अभिक्रियाएं तेज हो जाएंगे, ये आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और कुछ बना लेंगे, और तत्पश्चात ये क्या करेंगे, अभिकारक क्यों अलग करेंगे, अभिकारक और कैटलिस्ट, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग हो जाएंगे। यही होता है विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण का सिद्धांत। क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट रहेंगे और साथ में क्या रहेगा, कैटलिस्ट उत्प्रेरक रहेगा, अभिकारक उत्प्रेरक रहेगा। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक जो होता है उत्प्रेरक पे आके अधिशोषित हो जाता है तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया तेज करके आपस में अभिक्रिया कर लेता है, एवं उसके बाद अभिकारक यानी जो भी उत्पाद हमारा बना, उत्पाद और उत्प्रेरक दोनों अलग हो जाते हैं। यही होता है अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण के यूज करके वो इस वजह से ये। जिसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल के विरचन समझाइए। तो अम्ल उत्प्रेरित जल योजन में क्या होगा, हमारे पास कोई भी, सबसे पहले इसमें हम लोग एल्कीन लेके चलते, डबल बॉन्ड वाला। क्या होता है, हमारे पास पानी रहेगा जहाँ से हमें H और OH मिलेगा, कोई भी एसिड हम लोग लेके चलते उत्प्रेरक के रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में ये पाई बॉन्ड आपका टूट जाएगा। उसके बाद यहाँ से H जब टूटेगा, मान लेते हैं इस साइड टूटा, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव पे OH माइनस आ जाएगा, यहाँ से H और OH आएगा, तो OH माइनस यहाँ पे आ जाएगा और H प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा। तो आपका फाइनली बन जाएगा ये, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, जो कि क्या है, आपका एक एल्कोहल है। तो इसी तरह बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाइए। तो स्टीफन अभिक्रिया होती क्या है,
नाइट्राइल की अभिक्रिया हम लोग SnCl2 के साथ कराते हैं तो हमें मिल जाता है RCHO एल्डिहाइड, जो कि बनाना है, जाहिर सी बात है जो बनाना है वही मिलेगा। तो ये हो गई स्टीफन अभिक्रिया। आप SnCl2 के साथ आपको HCl और H2O भी रहेगा, यही है आपकी अभिक्रिया। तो अगर इस अभिक्रिया का अगर हम लोग को मैकेनिज्म पूछेगा तो क्या होगा, क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके दो ठो नवजात हाइड्रोजन देते हैं जिनसे रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होगा, इसका एक बॉन्ड टूटेगा H और H से, फाइनली इसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, जब इन दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा तो डबल बॉन्ड CHNH। उसके बाद हमारे पास पानी रहता है भरपूर मात्रा में, तो पानी क्या करेगा, ये दोनों बॉन्ड को टूटेगा OHH OHH। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक तो NH3 मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा RCHOH और OH। अब आपको पता है कि एक जगह पे दो H स्थायी नहीं होते, तो क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या सिंपली बचेगा RCHO। तो इस तरीके की इसकी कुछ मैकेनिज्म होती है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तब हम लोग अपना प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरे में पहला क्या बोल रहा है, एक अभिक्रिया का वेग आपको दे रखा है। क्या वेग दिया है, KA 1/2 B 3/2। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अभिक्रिया की कोटि निकालने का सिंपल सा है, इस तरीके में जो यहाँ की पावर है तो इसको जोड़ देंगे, तो कोटि निकालेंगे तो कोटि क्या हो जाएगी 1/2 + 3/2, यानी कि 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2, यानी ये द्वितीय ऑर्डर की अभिक्रिया हो गई। इसके बाद अगला देखते हैं, वैद्युत अपोहन का सचित्र चित्रण कीजिए। वैद्युत अपोहन, वैद्युत अपोहन क्या होता है, कोलाइड के शुद्धिकरण का एक प्रोसेस होता है जो कि आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िएगा और क्या। तो इसमें होता क्या है, एक हमारे पास वेसल रहता है, बर्तन, जिसमें लगातार पानी जाता रहता है, जल जाता रहता है, जल। यहाँ पे एक हमारा झिल्लीदार संरचना में कोलाइड विलयन रहता है जिससे अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं। यहाँ पे जल रहता है, अशुद्धियाँ निकल के जल में आती है और जल के साथ बह के चली जाती हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीमा होता है। तो इस प्रोसेस को तेज करने के लिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, यानी वैद्युत दे देते हैं, तो ये अभिक्रिया, ये प्रोसेस तेज हो जाती है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया वैद्युत अपोहन। समझ गए आप क्या होता है। इसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं, एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथर बनाना है। तो सब बहुत आसान है, कोई भी दो एल्कोहल लीजिए, उसको ऐसे लिखिए ROH प्लस इसको घुमा के लिख दीजिए HOR-। निर्जलन यानी पानी निकालना है, तो अपने को क्या करना है, अपने को तो बस पानी निकालना है। H2O निकल गया, क्या बना ROR-, ईथर, यही तो होता है, बन गया। इसके बाद अगला देखते हैं घा। घा में क्या कह रहा है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है, टॉलेंस अभिकर्मक क्या है, इसके परीक्षण का वो दीजिए उदाहरण। तो टॉलेंस अभिकर्मक क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस यही होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट। अब करता क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अभिक्रिया करके, ये एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, तो ये क्या करता है, सबसे पहला काम इसको बदल देता है, ऑक्सीडेशन करा के RCOO- में बदल देता है। उसके बाद आगे क्या करता है, खुद का प्रेसिपिटेशन करा लेगा, अवक्षेपण करा देगा, तो यहाँ से क्या बन जाता है, सिल्वर कलर की PPT आ जाती है, जिससे हमें मालूम चलता है कि लिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के परीक्षण का होता है, एल्डिहाइड से हमें कार्बोक्सिलिक मिल जाता है। तो ये हो गया आपका टॉलेंस रिएजेंट। इसकी अभिक्रिया आप लोग जानते होंगे, नहीं तो कॉपी भी तो पलटना पड़ता है। इसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आद्य घनीय, यानी कि आद्य घनी का मतलब होता है, आद्य घनी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में कैसे काउंट करेंगे, सचित्र बताइए कितने एटम होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर कॉर्नर पे होते हैं। अगर आपको ना पता हो कि ये कॉर्नर और बॉडी सेंटर और क्या होता है, इसका कैसे निकालते हैं एटम, तो हमारा ये वाली वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे अच्छे से बताया गया है। इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1 होते हैं। कैसे होते हैं, अगर आपको डिटेल में जानना है वीडियो देखिए, वरना आपको पता ही होगा, आसान सा होता है। इसका 1/8 होता है, टोटल 8 होते हैं, तो 1/8 × 8 = 1 एटम इफेक्टिवली होते, बता ही दिए बाकी वो वाली वीडियो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परिरक्षण प्रभाव को समझाइए। संक्रमण धातु क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु बोलते हैं, संक्रमण धातु। अब कह रहे हैं कि इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS 1 से 2, N-1 D 1 से 10।
यही होता है हमारा। बाकी इधर कोई भी न्यूट्रल गैस होगी और ऑर्गन नियॉन जैसा भी हमारा कंपाउंड रहेगा, लेकिन यही होता है हमारा जो भी होता है। अब इसमें कह रहा है कि परिरक्षण सिद्धांत को समझाइए। परिरक्षण सिद्धांत मतलब क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण सिद्धांत यानी कि शील्डिंग इफेक्ट। हम लोग ZF जानते हैं। ZF क्या होता है? ZF इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है, जहाँ पे सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट का कांस्टेंट होता है। ZF होता है Z इफेक्टिव, ये होता है एटॉमिक नंबर। अब अगर ZF की बात करें तो कोई भी हमारा होता है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें जो प्रोटॉन होती है बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के साइज को कम करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बाएं से दाईं ओर जाने पर पीरियोडिक टेबल में साइज घटता है। क्यों घटता है? ZF के कारण। उसका उल्टा क्या करता है? शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा अंदर भी एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? बाहरी वाले को खींचने की कोशिश करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको वापस आपस में रिपल्सन करा के इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव क्या है? न्यूक्लियस एवं बाहरी इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल को कम करने वाला, ये क्या कर रहा है? इसको कम कर रहा है। कम करने वाले कारक को क्या बोलते हैं? परिरक्षण सिद्धांत, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। यही होता है शील्डिंग इफेक्ट। आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं योगात्मक बहुकलन क्या होता है? यानी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन। ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसमें दो मोनोमर आपस में जुड़ जाए, दो या उससे अधिक मोनोमर आपस में जुड़ के कोई भी बाई प्रोडक्ट ना दे, यानी पूरा जुड़ जाए, उसे बोलते हैं योगात्मक। टेफ्लॉन और पॉली एक्रिलोनाइट्राइल के बनने के रासायनिक समीकरण को दीजिए। तो आपके साइड में आ चुका होगा, आप देख लीजिए पॉज करके। वैसे इस साल सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बाकी आप देख लीजिए पॉज करके। इसके बाद देखते हैं साबुन क्या होता है। साबुन पर टिप्पणी लिखिए घ। अगला है आपका घ, साबुन पर टिप्पणी लिखिए। तो साबुन क्या होता है? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे होगा, यहाँ पे COOK हो जाएगा, H रहता है, H हट के K आ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो गया, Na आ जाएगा। तो ये होता है साबुन। अब इस पर कुछ टिप्पणी लिखना है तो हम लोग टिप्पणी के रूप में क्या लिख देंगे? कैसे साबुन काम करता है किसी चीज़ को साफ करने के लिए। तो कैसे काम करता है? अगर हम लोग बात करें इसकी इत्ते की, ये माइनस हो गया, तो इसमें जो COO माइनस होता है ये जल रागी होता है, यानी इसको पानी पसंद होता है। जबकि ये क्या होता है? एल्किल ग्रुप, इसको पानी से डर लगता है तो पानी से दूर रहता है। तो जैसे मान लेते हैं अगर हमारा कोई कपड़ा है उस पर क्या गिर गया? तेल गिर गया। तो तेल गिरेगा, तेल तो जल का अपोजिट होता है, यानी तेल में क्या होगा? ये जो चीज़ होती है ये आके तेल में घुस जाएगी, ऐसे साबुन का एल्किल ग्रुप, और बाकी COO माइनस जो रहेगा वो बाहर रहेगा। COO माइनस, जैसे ही आप साबुन लगाए तो ऐसे हुआ। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही आप पानी डालेंगे, पहले साबुन रगड़ दिए तो तेल में ये एल्किल ग्रुप आके जुड़ गया इसका। उसके बाद बचा COO माइनस, जैसे ही आप पानी डालेंगे तो पानी डालेंगे क्या होगा? इसको तो पानी पसंद है तो ये पानी के साथ चला जाएगा साथ में, और जब ये पानी के साथ जाएगा तो इसको भी तो तेल पसंद है तो अपनी पसंद छोड़ेगा क्या? यहाँ से COO माइनस निकलेगा, साथ में इसको लेके चला जाएगा। CO माइनस पानी के साथ गया, CO माइनस के साथ एल्किल ग्रुप गया, एल्किल ग्रुप के साथ तेल चला गया, आपका कपड़ा क्या हो गया? साफ हो गया। तो यही होता है प्रोसेस। साबुन पर टिप्पणी हम लोग कर दी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको साफ करके आप चाहें तो अगर आपको समझ में आ रहा नोट कर सकते हैं, कुछ दिक्कत तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? एल्युमिनियम तथा कॉपर के एक अयस्क का नाम बताइए, सूत्र लिखिए। एल्युमिनियम के अयस्क के शुद्ध एल्युमिना प्राप्त करने की विधि लिखिए। एल्युमिनियम से एल्युमिना कैसे प्राप्त करेंगे, एल्युमिनियम कैसे प्राप्त करेंगे? तो करना क्या है? दो अयस्क, चाल्कोसाइड कॉपर का हो गया, बॉक्साइड एल्युमिनियम का हो गया। कैसे प्राप्त करेंगे? हॉल हेराल्ड प्रोसेस आप लोग जानते हैं, यहाँ से मिल गया। अगर एल्युमिनिया की बात करें तो एक हमारा बेयर्स प्रोसेस होता है, वहाँ पे भी आपको एल्युमिनिया मिलता है एग्जैक्ट। अगर ये एल्युमिनियम कह रहा होगा तो ये एल्युमिनिया कह रहा होगा तो वहाँ पे भी आपको एल्युमिनिया मिलता है। कैसा दिखता है दोनों का चित्र? ये आपका हॉल हेराल्ड के साइड में आ गया, ध्यान से पॉज करके देख लीजिए। बॉक्साइट यानी नहीं, बॉक्साइट नहीं, बेयर्स प्रोसेस में क्या होता है वो भी आपके साइड में आ गया, आप देख सकते हैं, पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? CONH3 4Cl2+। खा CONH3 4Cl2+। इसका IUPAC नाम बताइए देता है। इसके संरचना सूत्र की सहायता से बताइए कि किस प्रकार का
समावयवता यानी आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, वैसे तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, अगले साल वालों के लिए, बाकी पिछले साल जो आया था। अगर इसका IUPAC बात करते हैं, इंपॉर्टेंट IUPAC देखिए कैसे होगा। सेंट्रल मेटल आइटम इसका आखिरी में लिखेंगे, प्लस है तो ये सिंपल जो नाम है वही कोबाल्ट कोबाल्ट रहेगा। NH3 का नाम होता है अमीन, Cl का होता है क्लोराइडो। कौन पहला है? अमीन। तो 4 अमीन है तो टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो, उसके बाद कोबाल्ट। अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? जो भी ऑक्सीकरण संख्या आएगी +2 आएगी तो 2 लिख देंगे, साथ में प्लस माइनस चार्ज हो तो लास्ट में आयन लिख दे, तो ये होगा IUPAC। अब बात करते हैं इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, है नहीं। 4 2 6 है तो 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, उसमें मेनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, ये वाला देख लीजिए। CO ऑक्टाहेड्रल इस तरीके कुछ बनता है, ये चारों एक ही प्लेन में होते हैं। ज्योमेट्रिकल यानी शेप में थोड़ा सा इधर उधर, यानी बताते क्या होता है देखिए। एक बार Cl यहाँ पे रख देते हैं, NH3 चारों एक प्लेन में। इस केस में Cl और Cl के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। ये चारों एक प्लेन में है, बाकी ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये हो गया हमारा। दूसरा क्या करेंगे, एक Cl को यहाँ कर दे, यहाँ पे Cl के बजाय NH3 कर दे, दूसरे Cl को यहाँ, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। कुछ ऐसे रहेगा, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? 90 है, तो यही 90 हो गया। तो एक बार 180 डिग्री, बाकी यहाँ NH3 लिख देंगे। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जो कि ये दिखाता है। चित्र आप ऐसे बना देंगे, हो जाएगा, बाकी सिलेबस में नहीं तो ज़्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन नाइट्रोकरण सल्फोनेशन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो NCERT में चारों पांचों रिएक्शन आराम से लिखिए। यहाँ आपको फोटो आ चुकी है, आप देख सकते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन पे क्लोरीन रहेगा, हैलोजनन करेंगे, कोई भी रिएक्शन करेंगे तो 2 प्रोडक्ट बनेगा पाँचों में। फ्रीडल-क्राफ्ट की 2 होती है, एल्काइलेशन एसाइलेशन। तो चारों में पाँचों में सब में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। हैलोजनन में एक हैलोजन एक बार ऑर्थो पे जोड़िए, एक बार पैरा पे जोड़िए। कैसे होगा दिखा देते हैं। हैलोजनन, ये आपका क्लोरोबेंजीन, इसका हैलोजनन कराएंगे तो Cl2 के साथ करा देंगे, मान लेते हैं HNu एनर्जी। तो हैलोजनन में क्या होगा, यहाँ से Cl एक बार यहाँ जुड़ेगा, एक बार यहाँ जुड़ेगा। ये वाला स्टेबल होगा क्योंकि दोनों बीच दूर दूर में है, स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पास में रिपल्सन आ जाता है। सेम अगला क्या है, इसी में नाइट्रोकरण करेंगे तो HNO3 प्लस H2SO4 आपका रहता है। यहाँ से आपको NO2 मिलेगा, तो एक बार यहाँ लगेगा, एक बार यहाँ वाला स्टेबल रहेगा, एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार पैरा प्रोडक्ट बनेगा। आप देख चुके हैं सारे रिएक्शन आपके स्क्रीन पे, इसी तरीके सब में सेम मैकेनिज्म है, सेम। आपको कल डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर घ, वो क्या कह रहा है? एथेनामीन को क्लोरोएथेन के आधिक्य में, ये आपका गा है। उसके बाद घा, एथेना अमीन यानी 2 कार्बन का अमीन, CH3 CH2 NH2, ये हो गया एथेना अमीन। इसकी रिएक्शन करानी है आधिक्य में क्लोरोएथेन के साथ। क्लोरोएथेन यानी CH3, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं C2H5Cl, इसको भी क्या लिख सकते हैं C2H5NH2 C2H5NH2। तो आधिक्य में लेते तो क्या होता है, यह NH, यहाँ से NH2 से एक H और ये Cl आपस में रिएक्ट करके HCl निकाल देते हैं। क्या बन जाएगा इसके बाद अगला प्रोडक्ट हमारा, जिसे निकालेंगे C2H5NH C2H5। अब क्योंकि हम लोग आधिक्य में लेके चल रहे हैं, तो आधिक्य में लेके चलेंगे तो फिर से C2H5 आ जाएगा, C2H5Cl, यहाँ से H और ये Cl फिर से निकल जाएंगे, तो आपका फाइनली क्या बन जाएगा, C2H5N C2H5। इसका नाम क्या होगा, N, इसको हम लोग मेन कार्बन चेन मान लेंगे। बाकी हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट यानी चेन, साइड वाला जो होता है साइड चेन। तो क्या हो जाएगा, N, 2 कार्बन का है दोनों, तो एथिल, तो N, एथिल। बाकी ये हमारा 2 कार्बन की चेन और ये अमीन तो है ही, तो एथेनामीन, N, डाई एथिल एथेनामीन, ये हो जाएगा आपका नाम। इसके बाद अगला कह रहा है कि इसी में बेंजिल अमीन की भी सेम करानी क्लोरोएथेन के साथ। बेंजिल अमीन, यहाँ पे बेंजिल अमीन ऐसा होता है NH2, तो सेम होगा, एक H निकाल के इसको लाग जोड़ देंगे। सेम मैकेनिज्म कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन की। छठवा का क्या कह रहा है, 6 का पहला, एथेनोइक एसिड है CH3, क्या है,
एथेनोइक एसिड, एथेनोइक क्या होता है, CH3COOH, एथेनोइक एसिड का 2.5 ग्राम है, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, तो W1 दिया है आपको 2.5 ग्राम्स। इसके बाद और क्या दिया, साथ में हम लोग का बेंजीन है हमारे पास 75 ग्राम, यानी C6H6 है, कितना है, W2 75 ग्राम। तो हम लोग इसका मोलर मास निकालेंगे, आपको निकालना आता होगा M1 दोनों का, इसका M2 हो जाएगा, उसका M1, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस 1 कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूना 32 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद इसका 6 का 12 6 72, हाइड्रोजन का 6 78 आ जाएगा ये। तो हमें W1 पता है, W2 पता है, M1 पता है, M2 पता है, मोलर मास और गिवन वेट। इसके बाद हमसे कई चीज़ें पूछा है, जैसे सबसे पहले हमसे पूछा है ppm क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन। उससे पहले भी कुछ पूछा है क्या, ppm पूछा है। तो ppm क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट इंटू 10⁶। गिवन वेट इसका पूछा है एथेनोइक एसिड का, तो गिवन 2.5 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 2.5 टोटल वेट इंटू 10⁶। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपली आपका ppm का आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके बताइए क्या है, हम लोग लास्ट में देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्या है, इसी में मोल अंश। तो मोल के लिए हम लोग को मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल कैसे निकलेगा, यहाँ से N1 निकालेंगे, वेट अपॉन मोलर मास, तो 2.5/60 इसका आ जाएगा, W2 यानी N2 आ जाएगा 75/78। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। बाकी हम लोग इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे। कर क्या लेंगे, आप करिएगा, कुछ तो मेहनत करिए। मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन पहले वाले का निकालते हैं, मोल प्रभाज किसका, पहले वाले निकालेंगे, दूसरा 1 माइनस करके आ जाता है, I1 क्या हो जाएगा, पहले का मोल यानी 2.5/60 डिवाइडेड बाई टोटल मोल N1 प्लस N2 यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 78। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो लगभग 0.041 आ जाएगा, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आएगा, सॉल्व करके देखिए, यही आएगा, सॉल्व तो करिए। अगला पूछा द्रव्यमान प्रतिशतता यानी परसेंटेज मास बाई मास। तो इसमें कुछ नहीं है, गिवन वेट 2.5 बटे टोटल वेट 75 प्लस 2.5 इंटू 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा जो भी आना है आंसर। सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज मास बाई मास आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा। इसके बाद अगला पूछ रहा है मोललता। तो मोललता क्या होता है, स्मॉल m से दिखाते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू किलोग्राम, यहाँ पे W2 इन kg। तो अगर इसको हम लोग अच्छे से फॉर्मूला लिखना चाहे, इसको बदल देंगे W1/M1 इंटू वेट को यहीं लिखे रहने देते W2, बाकी ग्राम में हम लोग लिए तो 1000 से डिवाइड कर देंगे ग्राम में बदलने के लिए। इंटू 1000 ऊपर हो जाएगा, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। यही होता है फॉर्मूला, आपको पता होगा, इतना तो आप बेसिक जानते हैं। नहीं पता हो तो ये हमारे सॉल्यूशन की वीडियो देखिए, वहाँ आपको बताएगा डिटेल में, समझ में आ जाएगा। अगर आप बात करें आंसर की, तो ppm का आंसर 3.2 इंटू ये आएगा। आप मैच करिए, आप निकाले होंगे। इसका तो ये लिख ही दिए थे, इसका 3.2%, इसका 0.56 मोलर आ जाएगा। जो अथवा में आपका सवाल दिया, क्या कह रहा है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C6H6O2 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है, विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो क्या दे रखा है आपको, W भी मान लेते 45 ग्राम दिया है, जो भी हमारा सॉल्यूट है तो उसको B से डिनोट कर दिया गया है, W भी 45 दिया गया है। KF आपका जल के लिए दिया जाता है, 600 ग्राम जल उसमें मिलाएगा तो वहाँ के लिए KF यानी जो हमारा फ्रीजिंग कॉन्स्टेंट रहता है वो आपको दे रखा है। 600 ग्राम जल में विलायक W इक्वल टू ये। हमसे पूछ रहा है कि हिमांक में अवनमन कितना होगा, हिमांक कितना आएगा ये पूछ रहा है। हिमांक में अवनमन का सिंपल फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB ये 1000/W इंटू MB, आपको सब पता है। MB निकाल लेंगे, इसका क्या होता है 12 छंग 72 प्लस 6 प्लस 16 दूना 32, इसको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, लगभग 110 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, सिंपली सारे मान रख देने, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो आपका हिमांक में कितनी कमी हुई वो बता देगा। आप रख के सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेटर की शक्ति हमारे पास है। और हिमांक में
हिमांक कितना है वो निकालते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मेन विलायक यानी जो विलयन था, यही था पहले विलयन। 600 ग्राम इसका यानी जल का क्या होता है टेम्परेचर 273 हिमांक का तो 273.15 केल्विन होता है। अब अवनमन यानी कितना कम हुआ है, मान लीजिए जो भी आपका आंसर है उसमें इससे मतलब इसमें उसको माइनस कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट हिमांक आ जाएगा विलयन बनने के बाद। विलायक का 273.15 था, घटा दिए, जितना कम हुआ यहाँ से निकलेगा अवनमन यानी कितना कम हुआ, यहाँ माइनस कर देंगे उतना आ जाएगा। यही हो गया आपका सिंपल सा। अगर आप आंसर चाहते तो आइए आप सॉल्व करिए, हम अपना कैलकुलेटर निकालते हैं, देखते हैं किसका पहले आता है आंसर। 1.26 केल्विन आपका टेम्परेचर कम हुआ है, सॉल्व करेंगे आगे होगा, बाकी हम तो तेज हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमांक कितना आएगा। तो पहले जो हमारा विलायक था जो जल था उसका 273.15 था, उसमें से कितना कम हुआ उसको घटा देंगे तो आ जाएगा। इतना कम हुआ हमें पता है तो इसको उसमें से घटा देंगे, आपको फाइनल विलयन का आ जाएगा 271.89 आ जाएगा केल्विन। ये आपका विलियन का टेम्परेचर आ गया। आई होप आपको समझ में आया, ना आया हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जिंदाबाद, सब्सक्राइब शेयर भी। इसके बाद हम लोग अपना खा वाला देखते हैं, इसको साफ करके देखेंगे। खा वाला हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले कह रहा है अर्धशैलों के विभवांतर को। खा वाला देखते हैं, सबसे पहले क्या कह रहा है, खा का पहला अर्धशैलों के विभवांतर को कैसे ज्ञात करेंगे। तो अर्धशैल क्या होते हैं, हम लोग जब भी एक सर्किट बनाते हैं बिजली पास कराने के लिए, तो यहाँ से बिजली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसमें हर एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को अलग अलग टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कुछ आएगा। तो एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हाफ सेल पोटेंशियल बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है, तो एक का निकालना तो हम लोग नहीं निकाल पाते, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है। तो कैसे क्या करते हैं, हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हम लोग मान लेते हैं हाइड्रोजन का जो भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो 0 है, तो बस यहाँ का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे किसी एक प्लेट का, मान लेते हैं प्लेटिनम, तो इसका तो 0 ही माने ना, जो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्लेटिनम का ही हो जाएगा। बाकी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल वाली सीरीज़ है वहाँ पे सबका पोटेंशियल लिखा हुआ है, वही साइड में देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्या कह रहा है कि संचायक बैटरियाँ किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि समझाइए और इसकी उपयोगिता क्या है। तो संचायक बैटरियाँ क्या होती है, रिचार्जेबल बैटरी, जिसमें एक बार वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, दोनों में बदला जा सके। क्या होता, मतलब यही होता है संचायक बैटरी। जैसे बात करें इसकी क्रियाविधि की, तो सबसे पहले क्या होगा, जो सिंपल ही होता है, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। बाद में हम लोग जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। रिवर्स होकर एनोड पे ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन होने लगता है और एनर्जी यानी वैद्युत के बिजली के प्रभाव में वापस पीछे रिएक्शन चली जाती है। तो इसी से हम लोग का एनर्जी स्टोर होने लगता है, जिसे कहते हैं चार्जिंग। बाकी जब सिंपली एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, सिंपली वही होता है जो होना चाहिए। साइड में आपके डिटेल में आ गई होगी रिएक्शन, उसको आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हम लोग 7वें का देखते क्या करें, सफ़ेद फॉस्फोरस से फॉस्फिन बनाने की विधि तथा इसके रासायनिक समीकरण। 3 रासायनिक गुण बताइए। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहला मतलब एक ही पूछा है तो हम लोग क्या कर देंगे, ये होता है वाइट फॉस्फोरस, इसकी इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में अभिक्रिया करवाएंगे। इस वाइट फॉस्फोरस की NaOH और पानी के साथ गर्म कर देंगे तो हमें फॉस्फीन गैस मिल जाती है जो हमें चाहिए। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, pH3 रिएक्शन O2 कराने पे H3PO4 अपना फॉस्फोरिक अम्ल बना लेता है। HI के साथ कराने पे PH4I बन जाता है और कॉपर सल्फेट से कराने पे कॉपर फॉस्फाइड बन जाते हैं। इसकी 3 प्रॉपर्टी आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। देखते हैं 7वें का फॉर्म क्या कह रहा है। 7वें का फॉर्म कह रहा है कि क्लोरीन बनाने की 2 विधियाँ, तो डीकन प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl हम लोग देखते हैं, और साथ में 3 प्रॉपर्टी। तो डीकन प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरीन बनता है, HCl + O2 की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें Cl2 + H2O मिल जाता है, यही मिलता है, मिल गया। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ये आपका डीकन प्रोसेस है, नाम है, जान जाइए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl यानी NaCl क्या होता है, विलयन में NaCl टूटता है, उसके बाद कैथोड एनोड पे जाके इकट्ठा हो जाता है। कैथोड पे कहता है कैटायन, एनोड पे एनायन। तो एनायन क्या होगा, Cl- एनायन होता है, पता ही है। तो एनोड पे आएगा Cl- कैसे आएगा, Cl- आएगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब इन कुल मिलाकर अपना चार्ज हटा देते। तो ये इलेक्ट्रॉन दे के चार्ज हटाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या करेगा, हाफ Cl2 बना के 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। कैथोड पे कैटायन
यानी Na+ आएगा, वो क्या करेगा, इसी एक इलेक्ट्रॉन को लेके Na बना लेगा, और ये हमें यही गैस चाहिए थी, क्लोरीन हमें मिल गई। उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज़। क्लोरीन H2S के साथ रिएक्ट करके S और HCl बना लेते हैं, HCl H2Cl2 मिलकर 2HCl, और साथ में सल्फर अलग कर देते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपको मालूम चल गया होगा 2HCl बना देंगे। बाकी Na और Cl आपस में NaCl बनाते, बहुत फेमस रिएक्शन है, आपको पता ही होगी। ये हो गया। उसके बाद अगला है ग्लूकोज के फिशर संरचना के पक्ष में 5 रासायनिक समीकरण लिखिए। पता होगा ग्लूकोज का फिशर संरचना क्या होती है, CHO CH2OH OH HOH OH OH H। तो ग्लूकोज के फिशर संरचना ये होती है, ग्लूकोज की फिशर संरचना। इसके लिए हमें बताना है, क्या बताना है, 5 रिएक्शन देनी जिससे मालूम चले हाँ ये सही है। तो क्या क्या होती है बता रखे बायोमॉलिक्यूल में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ पे बटन दबाइए, देखिए जाके 5 रिएक्शंस होती हैं, जिसमें से एल्कोहल वाली यानी 5 एल्कोहल ग्रुप होते हैं, ये बताने वाली रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ACOAC से रिएक्ट करवाते हैं। अब बाकी और भी कुछ है, तो आप वहाँ आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला है हार्मोन पर टिप्पणी कीजिए अथवा में। तो हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन आपके संदेश वाहक होते हैं, जो शरीर में संदेश लेके जाते हैं, यानी संदेश को इधर से उधर करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पेप्टाइड स्टेरॉइड। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पे आपका ये सेट हो जाता है ख़त्म। इसके बाद हम लोग अपना अगला सेट देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।